Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हाय, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप लोग के बीच में फिर से क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर के मैं मौजूद हूं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल के बारे में समझा था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। First of all, we are going to discuss about how the translocation of food takes place in plant and what is the translocation, what it is meaning. ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है और ट्रांसलोकेशन की मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। जैसा ट्रांसलोकेशन, वर्ड ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना। तो किस चीज को स्थानांतरित कर रहे हैं? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी फूड को स्थानांतरित करना है। तो ट्रांसलोकेशन की जब भी बात करते हैं तो क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड from the region of manufacture to the region of storage। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। और लोकेशन किसका चेंज हो रहा है? वो उस फूड का जो कि कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर में बनता है, और लीफ में बनने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जैसे स्टेम में, बर्ड्स में, रूट्स में। ये अलग अलग हिस्सों तक प्लांट के पहुंचा दिया जाता है जहां पे इसका स्टोरेज होता है। तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस ही है जिसमें हम लोग फूड को एक जगह से जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से उसको कहां भेजते हैं? उन जगहों पे भेजते हैं जहां पे उनका स्टोरेज होना है। जैसे बर्ड्स के लिए स्प्रिंग सीजन में मैक्सिमम फूड जो है वो स्टोरेज कहां होते हैं? बर्ड्स में होते हैं, इसीलिए स्प्रिंग सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग सीजन कहते हैं। स्टेम में जब फूड स्टोरेज होता है तो पोटैटो, बल्ब, राइजोम, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फूड स्टोरेज ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट स्टोरेज द फूड। रूट की बात करते हैं तो स्वीट पोटैटो है जो फूड स्टोरेज करके एक बल्बस स्ट्रक्चर बना लेता है, एक ट्यूबरस स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि हमारे खाने के काम में आता है। इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों तक जाकर के फूड जो स्टोरेज होता है उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जब ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलोकेशन में जो टिश्यू मदद करते हैं वो टिश्यू क्या कहलाते हैं? दीज आर द फ्लोएम। इनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोएम टिश्यू कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। क्लास 9th के वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं कि फ्लोएम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो फ्लोएम के कितने पार्ट्स होते हैं भाई? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और एक जो होता है वो डेड पार्ट होता है। सीव ट्यूब भी डेड ही होते हैं, लेकिन एट ए मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट, जब प्लांट मैच्योर होता है, टेंडर होता है, उस समय सीव ट्यूब जो है वो लिविंग होते हैं। तो किसी किसी बुक में इसको लिविंग बताया गया है, किसी किसी बुक में इसको डेड बताया गया है। तो सीव ट्यूब मैच्योरिटी होने पे, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उस समय सीव ट्यूब जो है वो डेड होते हैं। जब सीव ट्यूब, जब प्लांट टेंडर होता है यानी यंग होता है, तो उस समय सीव ट्यूब जो है लिविंग होते हैं। तो ये हमारे होते हैं। इनके अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, थोड़ा सा इनका जल्दी से स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे कॉम्पेनियन सेल है, यहाँ पे ये सीव प्लेट्स होती हैं, ये सीव प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो पाए जाते हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये
कॉम्पेनियन सेल्स हैं, कॉम्पेनियन सेल्स, और इनके बीच में ये सीव ट्यूब है। ये क्या है? ये है सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब, और ये है सीव प्लेट, सीव प्लेट। ये कहाँ मिलते हैं? लीव्स में मिलते हैं। और ये सीव प्लेट जो है वो एक छन्नी की तरह काम करता है, बिल्कुल एक छन्नी की तरह होता है सीव प्लेट, जिससे कोई भी सोल्यूशन जब पास करता है तो वो छन करके कहाँ पहुंचता है? सीव ट्यूब में पहुंचता है। सीव ट्यूब के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे फूड मटेरियल जो है पास होकर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता रहता है, और एंड टू एंड ये जुड़े रहते हैं, काफी लंबा एक ट्यूबलेस पार्ट बनाते हैं, जिससे प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फूड का ट्रांसलोकेशन किया जा सके, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा ये लेटरल ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं, यानी जो फूड इनके बीच में मौजूद होता है उस फूड को लेटरली कंपेनियन सेल एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसका लोकेशन चेंज करके अगल बगल के सेल और टिश्यू तक उनको पहुंचाने का काम करते हैं। तो पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल का यही काम होता है। जबकि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर का क्या काम होता है? फ्लोएम फाइबर का काम होता है कि वो इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में जान लिया। अब सीधे चलते हैं इस प्रोसेस के ऊपर में, मैकेनिज्म के ऊपर में, कि किस तरीके से यहाँ पे फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं मैकेनिज्म पे, कि ट्रांसलोकेशन की मैकेनिज्म कहाँ है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट इज द लीफ। ड्यूरिंग द डे टाइम leaf absorb the solar energy, take the water and mineral absorbed by the root through their xylem vessels. जाइलम रूट का काम होता है कि दिन के समय में वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करे, और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में वो उन वाटर और मिनरल को कहाँ पहुंचाता है? प्लांट के दूसरे डिस्टेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम जो फूड स्टोर होते हैं स्टार्च के रूप में, the starch during the day converted back into sugar। दिन के समय में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सुगर में कन्वर्ट होते हैं, और ये सुगर क्या होता है? सुक्रोज होता है। दिस सुक्रोज और दिस सुगर टेक द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स। ये जो सुक्रोज है वो जाइलम वेसल से, यहां पे मैंने लिखा भी है, जाइलम वेसल से क्या करते हैं? वाटर ले लेते हैं एंड दे फॉर्म ए सुगर एंड वाटर सोल्यूशन। और क्या बना देते हैं? सुगर और वाटर का सोल्यूशन बना देते हैं। ये सुगर और वाटर का सोल्यूशन जो है, क्योंकि ये वाटर इनको कहां से मिला? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया और सुगर के साथ में मिल करके एक सोल्यूशन बना लिया। अब ये जैसे ही सुगर सोल्यूशन बना, वहां का जो टर्गर प्रेशर होगा वो टर्गर प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा, यानी वहां पे दबाव ज्यादा होगा। तो जहां पे सुगर सोल्यूशन ज्यादा बना तो वहां का टर्गर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और वो टर्गर प्रेशर कहां की तरफ मूव कर जाएगा? वो सोल्यूशन कहां की तरफ मूव कर जाएगा? इन जाइलम के सीव ट्यूब में मूव कर जाएगा। यहां पे आप देख रहे हो ये जाइलम के सीव ट्यूब्स हैं, तो सारा का सारा जो सुगर है वो मूव करके कहां पहुंच गया? जाइलम के सीव ट्यूब के अंदर पहुंच गया। अब वहां से ये धीरे 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 प्लांट के उन हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ फ्लोएम के स्ट्रक्चर में डेवलप किया। तो ये फ्लोएम के सीव ट्यूब में पहुंचने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि टर्गर प्रेशर हाई है, सुगर सोल्यूशन, सुगर कंटेंट इनके पास में हाई है, तो उस हाई रीजन से ये धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं? लो रीजन वाले तक पहुंचते हैं। और लो रीजन कहां है भाई? जैसे स्टेम का टिप है, तो वहां पे तो शुगर का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो वहां पे शुगर कंटेंट कम है, तो वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। रूट में शुगर का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो वहां पे शुगरी कंटेंट कम है, तो वो वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, बट द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम is a bi-directional process. It takes place in upward direction of plant as well as the downward direction. ये ऊपर के डायरेक्शन में भी होता है और नीचे के डायरेक्शन में भी होता है। तो फ्लोएम से जो फूड है वो धीरे धीरे क्या हो गया? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से फूड का ट्रांसलोकेशन हो गया। यानी फूड जो हम लोगों ने देखा कि लीफ में प्रोड्यूस हो रहा है, जो शुगर लीफ में मौजूद था, वो एक सोल्यूशन के रूप में फ्लोएम के सीव ट्यूब में पहुंचा, और वहां से होते हुए जहां पे लो टर्गर एरिया थे, जहां पे शुगर कंटेंट कम थे, जहां शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, उन एरियाज तक भेजे जाते हैं, और वहां से
दोनों तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में भी और नीचे के डायरेक्शन में भी ये पहुंच करके वहां पे स्टोर हो जाता है। जब स्टोर हो जाते हैं तो वहां पे वो मैकेनिकल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ स्टोर होकर रहते हैं तो बल्कि बल्बस या ट्यूबरस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग फूड की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन किस तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं और वो है ट्रांसपीरेशन। तो अभी हम लोग उस टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, ट्रांसपीरेशन के टॉपिक को, कि ट्रांसपीरेशन आखिर होता क्या है। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ साथ ट्रांसपीरेशन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या है। चलिए, ट्रांसपीरेशन तो ट्रांसपीरेशन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एरियल इवापोरेशन ऑफ वाटर from the surface of the leaf। कह रहे कि एरियल इवापोरेशन ऑफ वाटर है। जैसे हम लोगों ने बात किया था वहां पे ट्रांसपीरेशनल पूल के बारे में, तो ट्रांसपीरेशनल पूल को थोड़ा देखिएगा, समझिएगा कि वहां पे मैंने क्या बोला। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का समय होता है तो लीफ जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जब दिन के समय में लीफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जब एक्स्ट्रा वाटर जो इनमें बच जाता है प्रोसेस के बाद में, उस एक्स्ट्रा वाटर को ये स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। जब ज्यादा रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, लाइट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस समय जो वाटर अपटेक होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कंजप्शन ऑफ वाटर ज्यादा होने की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लगातार प्लांट बॉडी के थ्रू निकलता रहता है। तो इस प्रोसेस को, जबकि लीफ के सरफेस से एरियल इवापोरेशन होता है वाटर का, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की जब बात करते हैं तो ट्रांसपीरेशन तीन तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, दूसरे को कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और तीसरा होता है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटल यानी थ्रू स्टोमेटा। कैसे होता है ये, थ्रू स्टोमेटा होता है, एंड द मेजर पार्ट ऑफ द वाटर रिलीज थ्रू स्टोमेटा। नियरली 90 to 95% ऑफ वाटर रिलीज थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल की लेयर मिलती है, तो कई बार जो पानी होता है वो एपिडर्मिस से होते हुए क्यूटिकल से बाहर की तरफ निकल जाता है, तो ये क्यूटिकल के थ्रू होता है, थ्रू द क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है भाई, एक वैक्सी कोटिंग है। क्यूटिकल इज द वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट जस्ट अबव द एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होता है, तो कई बार क्यूटिकल का ये भी काम होता है कि वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करे, रोके, उसको कंट्रोल करे, उसको चेक करे। लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा पानी क्यूटिकल से होकर के भी बाहर निकलता है, तो ये कितना होता है, लगभग 2 से 5% तक ये पानी को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं, लेंटिकल के बारे में भी बताया था। तो लेंटिकल्स होते हैं द क्रैक्स प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम। बहुत सारे प्लांट की जो वुडी स्टेम्स होते हैं, जो बड़े ही वुडी प्लांट होते हैं, उनके बीच बीच में दरारें मिलती हैं उनके स्टेम में, और ये जो स्टेम्स होते हैं, जो दरारें मिलती हैं, उनको लेंटिकल्स कहते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में पानी एब्जॉर्ब ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में निकलता है। लगभग 1 से 2% पानी ही ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में बाहर निकल पाता है। तो ये ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन का रेट जो है कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी, लाइट की बात करी, तो लाइट अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर अपटेक ज़्यादा होगा स्ट्रेस कंडीशन कम करने के लिए, तो उससे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लीफ का जो सरफेस एरिया है, तो अगर बड़ी बड़ी पत्तियां हैं
तो उनका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उनमें रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कैक्टस के प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देते हैं कि कैक्टस के प्लांट की जो लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न्स, कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और कांटे के रूप में परिवर्तित होने की वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो ऐसे ही आप जानते हैं कि कैक्टस का प्लांट कहाँ ग्रो करता है, डेजर्ट एरिया में या जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करता है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। और किसकी वजह से, क्योंकि उनकी लीफ जो है किस में मॉडिफाई कर गई, थॉर्न्स में मॉडिफाई कर गई, तो सरफेस एरिया। तो ये कुछ डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है डिपेंड करता है। तो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन इन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। टिल देन इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड अगला जो पोर्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, उसको जल्द ही लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।